हेलो दोस्तों, एलपी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो है सीटेट के मॉडल पेपर दूसरा कराने जा रहे हैं, जो 3/1/2022 का है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर ही उठा रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा में पूछा गया वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीडीपी का जो है क्वेश्चन आज कराएंगे 30 क्वेश्चन। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। इसमें जो है ऑप्शन देखिए। सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु में आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, सभी बच्चे जो है निश्चित आयु तक नहीं, किसी का पहले किसी का बाद में होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है गलत है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। ए ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों को। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है क्या पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशी नहीं, जो है विकास जो है बहुदिशी होता है, एक दिशी नहीं होता। सिर्फ माता पिता के आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता नहीं, आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, सिर्फ आनुवंशिक का ही नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत बताता है कि मापक कौशल के विकास शरीर से मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। घुमावदार तो नहीं होता है, विशिष्ट नहीं होता है, अधोगामी होता है। अधोगामी जो है विकास होता है, शीर्षगामी नहीं, अधोगामी। ऑप्शन दूसरा जो है दोस्तों सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। अधोगामी का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, और शीर्षगामी सिर से पैर की ओर। तो विकास अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल के विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों और बढ़ता है। मतलब अधोगामी में जो है अंदर से जैसे जो है बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो शैशवावस्था में तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। शैशवावस्था का मतलब कि 2 वर्ष का बच्चा कितना कल्पना करेगा। तो प्रारंभिक बाल अवस्था जो 3 से 6 साल होती है, इसमें बच्चे करते हैं। आप ऑप्शन दूसरा जो है सही है इसमें का, कल्पनाशील खेल खेलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। द्वितीयक मतलब प्रथम में बच्चे का परिवार आता है, क्योंकि परिवार में बच्चा रहता है। ठीक है, आस पड़ोस आता है। ठीक है, बच्चा आस पड़ोस में रहता है, तो ये सब जो है प्रथम है। ठीक है, और ये पूछा है द्वितीयक, तो द्वितीयक में जो है द्वितीयक संस्थाएं हैं।
दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं दिया है, लेकिन जो इसमें होगा द्वितीयक जो है मीडिया, ठीक है, क्योंकि मीडिया के पास जो है बच्चे तो जाएगा नहीं, पहुँचाए धार्मिक संस्थाएं, वहाँ भी किसी के साथ विद्यालय, किसी छोटे बच्चे को कोई लेकर ही जाता है। परिवार जो है प्रथम है, प्रथम संस्था में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस विकास की ओर विशेषता को दर्शाती है? ये जो है दिखाती है सकर्मक अनुमान, सकर्मक अनुमान, क्रमबद्धता नहीं, सकर्मक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है? बालक जो क्या कर पाने में योग्य होता है? जो मूर्त में होता है, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिवर्तन जो है कर लेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोल्सबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? नैतिक विकास में शामिल नहीं है। पारंपरिक चरण ये शामिल है, उत्तर पारंपरिक चरण तीसरा जो ये शामिल है, पूर्व पारंपरिक चरण शामिल है, लेकिन अपारंपरिक चरण शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वायगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसी प्रयोग से बचना चाहिए? तो उसे जो है किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन 3, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से इसे बचना चाहिए। सामाजिक संदर्भ एवं आधारित शिक्षण अधिगम कर अभिकल्पना करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयास को गहन अवलोकन करना चाहिए, भी सही है। आवश्यकता के अनुसार पाठ मतलब सहयोग देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लेव वायगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोग। जो वायगोस्की से दोस्तों वो जो है सहयोग, समाज को जो एकत्रित करना चाहते थे, उस पर ज़्यादा। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्ताक्षर गलत है, रट कर याद कर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका क्या विश्वास होना चाहिए? तो एक प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए? ऑप्शन 3, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव
लाते हैं। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। अध्यापक निर्देश ही देंगे तो बच्चे अपने से क्या पढ़ेंगे। अधिगम केवल कक्षा में ही होना चाहिए, अधिगम कक्षा में ही नहीं होना चाहिए, कक्षा में भी, कक्षा के बाहर भी होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। ड्रिल और अभ्यास से तो बच्चे सीखेंगे नहीं। एक दिन हम टैग वर्ड का क्लास लेंगे जिसमें ये बता देंगे कि कौन कौन सा शब्द रहेगा तो वो गलत होगा, जिससे आपका जो है 90 क्वेश्चन में से आप उसी से जो है मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन आप कर लेंगे। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? इसको जो है हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 12। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पे रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियों के खिलौने कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए, हम इसे नहीं खेलेंगे, उसे जेंडर जो है रूढ़िवादिता होती है। क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को ही मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? रचनात्मक। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 15। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन 3, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए। जिससे बच्चे को जो भाषा पसंद रहेगी उसमें वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो भाषा आएगी ही नहीं, जैसे जो भाषा नहीं आएगी तो उसमें पढ़ने में तो मज़ा ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, इसका जो है दोस्तों ऑप्शन जो है CBSE बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके लिए सभी को सही मान लिया है, मतलब एक क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य जो है क्या कहलाएगा? विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना।
सी। देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे ज़्यादा प्रश्न बनता है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए, मतलब कि टाइम नहीं, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं हुआ कि जल्दी जल्दी सब ख़त्म कर दें। एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया, मतलब कि जो बच्चे तेज हैं उनसे जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ लेती हैं, और जो नहीं पढ़ने में अच्छे हैं उनको जो है बैठाए रहते हैं कि वो क्या जानते नहीं। तो इसलिए जो है ऑप्शन सही जो है सही है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज वैकल्प से जूझते हुए ऑप्शन जो है दूसरा सही है। जो है विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर और गणितीय समृद्ध प्रयोजन उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे जैसे गणित में जैसे दिक्कत हो उसे कैलकुलेटर दे दें, ठीक है, देखने की चीज़ दे दें। जैसे मतलब कि अब पूछना है 4 4 कितना होता है, तो मतलब 4 आम इस एक हाथ में 4 हाथ, फिर उसको दिखाएंगे तो बच्चा थोड़ा जल्दी ये चीज़ देखेगा, उससे सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? तो ऑप्शन दूसरा होगा छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। एक दृष्टिबाधित बच्चा है और ऊपर से एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के निम्न से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? जैसे एक तो बच्चा है दृष्टिबाधित है, ऊपर से छोटा छोटा अक्षर का दे दे तो और नहीं पढ़ पाएगा। उस पे उसको स्पर्शी ग्लोब दें जिसे वो टच करके हो, स्पर्शी पटल सॉफ्टवेयर दे दें, ब्रेन लिपि जो उभरी होती है उसे, तो उसे हाथ से देखकर जो है समझ सकता है, हाथ से छूकर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन ए सही है। ए जो है आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन और तर्क जो है दोनों दोस्तों सही है, जिसे सुनने में दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक, क्वेश्चन भी देखिए 20 का जो है दोस्तों, देखिए पूरा दिख नहीं रहा। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? जो एक सृजनात्मक बालक रहे उसमें अभिसारी चिंतन करने के गुण जो है उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। सृजनात्मक, अभिसारी नहीं होंगे। अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, ठीक। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो ऑप्शन तीसरा जो है दोस्तों सही है, और अभिसारी चिंतन गलत है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
कक्षा कथन है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। दोस्तों जो है ऑप्शन ए जो है सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको रोज़ एक नई वीडियो जो है CDP का और EVS का रोज़ देंगे। किसी संप्रत्यक्ष को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एक चित्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका को अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। किस अधिगम का इस्तेमाल, फिर से दोस्तों देखिए, किस संप्रत्यक्ष को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल करती है? जो दोस्तों इसका जो है आगमन, दूसरा ऑप्शन आगमन विधि का जो है इस्तेमाल करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों को सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 4, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। बच्चों को जो है सहभागिता जो है किसी चीज़ में सहभागिता जब बच्चों की रहेगी तो वो भी अपना राय देंगे तो उसे और अच्छे से सीखेंगे। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसे में बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन जो है तीसरा होगा, खेलकूद, घर, कक्षा, कक्ष। तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? थोड़ा सा दोस्तों इसका ध्यान देना चाहिए। प्रभावशाली है पढ़ने में आ जाएगा लेकिन लिखा है नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए। ये ऑप्शन जो है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, एक जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व देना चाहिए, ये भी दोस्तों गलत है। याद तो करना दे दिया तो सीधा सीधा याद जहाँ दिखे वहीं पे छोड़ दीजिए। कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं है इसलिए ये भी गलत। ठीक। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। बच्चों का जो पिछला ज्ञान है, जो क्या सीखे हैं, उसको जो है लेकर फिर आगे की चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है दूसरा जो है सही है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य, ये अवरोधक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ये तो बिल्कुल सही है। त्रुटियां सबसे होती हैं, नहीं होता है कि गलती कर करके सीखना चाहिए। गलती करने से भी आदमी कुछ नहीं कुछ ज़रूर सीखता है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पात्मक समझ के अंतरालों की जानकारी देती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटि करने के लिए मौका दें। ये नहीं कि कोई बच्चा गलती करे तो उसे तुरंत डांट दे, उसे डांटना नहीं चाहिए, नहीं उससे बच्चा जो है डर जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा ब्रह्म अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? जो ऑप्शन नंबर 2, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। इसको देख लीजिए पूरा। निम्न में से कौन ब्रह्म अभिप्रेरणा वाय अभिप्रेरणा का एक उदाहरण, जिसे मतलब कि ये नहीं होता है कि आप इतना पढ़ लो तो आपको ये दिलाएंगे, नहीं तो ये होता है बच्चों के लिए कि आप जब 10 में इतना % पा जाएंगे तो जो है आपको हम साइकिल दिलाएंगे या मोबाइल दिलाएंगे, उसी तरह। तो ये वाय अभिप्रेरणा है। ठीक है। जो बच्चे अपने लगन से पढ़ते हैं उनको जो है अंतरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 होगा। 29। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान और संवेग। ऑप्शन दूसरा। लास्ट क्वेश्चन 30। इसे दोस्तों आप देखिए, आप इसको जो है इसका ऑप्शन जो है कमेंट में दीजिए। इसको हम शॉर्ट वीडियो में कल जरूर डाल देंगे। इसका उत्तर आप दीजिए। अधिगम अधिक सार्थक है और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्य हो, शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्वनिर्देशित। तो दोस्तों इसमें से 2 ऑप्शन हम काट देते हैं, उसके बाद जो है आप जो है करिएगा। शिक्षक निर्देशित पहला काट दिए और पाठ्य पुस्तक केंद्रित अब 2 है, 2 में से आपको जो है सही करना है। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और हम सीटेट के जो है पूरे क्लास जो है मॉडल पेपर हम रोज़ आपको ईवीएस का और सीडीपी कराएंगे, और फिर जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जल्दी जो है मैथ का और हिंदी का भी जो है क्लास चलेगा। ठीक दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।